बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नवाई वक्त टुडे में आपको कहते हैं खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा आयशा नाज और मेहमान का तारुफ कराए देते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बस खैरियत तो नहीं है, मगर यानी ये ऐसा मरहला है कि आप किसी पूछे आप मिजाज कैसे हैं, ना वो ये कह सकता है कि ठीक है, ना वो ये कह सकता है कि ठीक नहीं है। फिर क्या कहे? एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, चुप्पी कर जाए। ज़ाहिर है वो क्या हो सकता है कि इस मुल्क में रहना जो है वो रहेंगे तो हम जी, लेकिन कोई बात नहीं बनती इस मुल्क में। हमने इससे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले लोगों को यही हशर होता है जो हमारा हो रहा है। मोहब्बत करने वालों का यही हशर होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे आज के नवाए वक्त में छपी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले कलाम रब्बानी से आगाज़ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप फरमाइए, मुझे अल्लाह ताला से कोई पनाह नहीं दे सकता और ना मैं पा सकता हूँ उसके बगैर कहीं पनाह। अलबत्ता मेरा फ़र्ज़ सिर्फ ये है कि पहुँचा दूँ अल्लाह के अहकाम और उसके पैगामात। बस अब जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें ये नाफरमान हमेशा रहेंगे ताबत। अल्लाह ताला हमें कलाम रब्बानी को समझ कर पढ़ने और इसका हक अदा करने की तौफीक दे। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं फिर आज की जो लीडिंग स्टोरीज़ हैं नवाए वक्त में छपी हुई। नाज़रीन, जो लीडिंग स्टोरी है, जो टॉप स्टोरी है आज के नवाए वक्त में, वो है फ़ौज खुफिया एजेंसी से तफ्तीश हो सकेगी। बहुत अहम खबर, इंसानी हकूक़ के हवाले से अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और फ़ौज और खुफिया एजेंसियों से तफ्तीश हो सकेगी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ कायम कर दिया गया है। कमीशन चेयरमैन समेत 10 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सिविल अदालत जैसे इख्तियारात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत का हामिल शख्स चेयरपर्सन बनने का अहल होगा। कमीशन अज़ख़ुद इख्तियारात के तहत या मुतासरा शख्स की जानिब से शिकायत पर काम करेगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब ये जो नया इंसानी हकूक़ कमीशन कायम कर दिया गया है, इससे इदारों के दरमियान रब्त में इजाफा होगा या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? जो तसादुम की सूरत हाल ऑलरेडी हम देख रहे हैं। जी मेरा ख्याल है कि ये अच्छा फैसला है। अच्छा, लेकिन मुझे इन फैसलों के पीछे एक बदनीयत ही नजर आती है। अच्छा, क्योंकि वो फौज को टारगेट करना चाहते हैं, एजेंसियों को टारगेट करना चाहते हैं। अगर नेकनीयती से ये बात हो तो आप ये बताएं कि इस मुल्क में आज तक कोई तफ्तीश हो सकी है? किसी मुकदमे में किसी इदारे ने तफ्तीश का हक अदा किया है? तो ये तफ्तीश तो तशवीश है, तशवीश जो फिक्रमंदी होती है। तो क्या तफ्तीश करेंगे जी फौज के खिलाफ? इन्होंने बाकी इदारों के खिलाफ तक क्या तफ्तीश कर ली है? तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो हैं ये कुर्क धंधे हैं और लोगों को उलझाने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि मुझे बहरहाल इस तरह की खबरों से डर लगता है। ये खबरें अच्छी भी हैं मगर इनके अंदर जो एक बुरी कैफियत छुपी हुई है उससे मैं पनाह मांगता हूँ। और वो पनाह जो कुरान करीम की आयत में मांगी गई हैं, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल तो ये नहीं। और फिर कमीशन देखें, कमीशन जब भी बनता है तो उससे कमेटी जब भी बनती है तो उससे कभी कोई मसला हल हुआ है? सर, कमीशन के लिए इमदाद भी गैर मुल्की होगी, इस पर भी देखें। गैर मुल्की जो इदारे हैं, अमेरिका है और भारत है, रूस है, वो इन इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं कि जो इस मुल्क में इदारे बच गए हैं, जो मुनज़्ज़म हैं, मजबूत हैं, मुतहर्रिक हैं, उनको ख़राब करना चाहते हैं। एक सिर्फ इदारा था, सारे इदारे तबाह कर दिए गए, सारे इदारे मशकूक और मुतनाज़ा कर दिए गए। एक इदारा था सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, एक इदारा है फ़ौज का, उनको भी ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये इंतशार जो इस मुल्क में फैलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जाती है। और जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो दिल में खटका सा होता है, रात क्या सोया कि खटका लग गया ताबीर का। तो इसमें इसकी ताबीर क्या निकलती है? ये ख्वाब तो है मगर इन ख्वाबों की ताबीर क्या बन रही है? ताबीर नहीं है तो तकदीर है जो ख़राब की जा रही है इस मुल्क की। यानी नए इदारे बनाए जा रहे हैं और कारकर्दगी जो पहले इदारों की है उनको देखते हुए नहीं बनाए जा रहे, बस इदारा बराए इदारा बनाया जा रहा है। देखें कमीशन जी, ये कमीशन वो है जो कमीशन करप्शन की सूरत में भी लिया जाता है, उसको भी कमीशन कहते हैं कि जो कमीशन है इस काम में। हाँ जी, तो ये कमीशन क्या है? मानी खो दिए हैं हर एक चीज़ ने ना अपने। ये एबटाबाद के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था, क्या हुआ? साल से ज़्यादा हो गया उसको, तो क्या हुआ है? क्या हुआ? अच्छा, अगली खबर शामिल करते हैं नाज़िर साहब। रहमान मलिक साहब की बरतानवी शहरियत के हवाले से उनकी दस्तावेज़ात मुस्तरद कर दी गई हैं। नाजरीन, 2 पासपोर्ट रखने वालों को 6 साल कैद की सज़ा हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स आए हैं और तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत की है। दोहरी शहरियत वाला वोट डाल सकता है तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? ये वज़ीर दाखिला ने सवाल किया है। सर, आप बताइएगा इसका जवाब क्या है? बिल्कुल गलत है।
मैं समझता हूँ कि या आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा। या आप अमेरिकी हैं या बरतानवी हैं और बरतानवी नहीं है। ये दोनों में मैं समझता हूँ कि दो मुल्लों में मुर्गी हराम। तो ये क्या सूरत हाल है कि आप इधर भी हैं उधर भी हैं। आपने उनके आइन की कसम उठा रखी है और इस आइन की भी झूठी कसम उठा रखी है। एग्जैक्टली। यानी खलील जिब्रान ने कहा था कि उसने कहा मैंने मान लिया, उसने असरार किया, मुझे शक हुआ, उसने कसम खाई, मैंने कहा झूठ बोलता है। तो ये हल्फ उठाकर इस मुल्क में ये जो झूठ की कार्रवाई चलाई जा रही है बहुत गलत है। अच्छा देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़े अदब से अर्ज है कि इससे पहले एक आदमी जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसकी दोहरी शहरियत की वजह से रुकनीयत जो है मुअत्तल कर दी गई। फरानाज इस्फहानी। फरानाज इस्फहानी, बिल्कुल सही, यही कहा आपने जी। अच्छा, इसमें फिर तखसीस क्यों कर रहे हैं आप? वो कह रहे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखिए ये दोहरी शहरियत नहीं, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर रहमान मलिक की रुकनीयत जो थी जी जी। ये दोहरी शहरियत है और आपके फैसले भी दोहरे हैं, तो ये क्या है? ये दुई जो है ये नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक तंज कर रहा है। रहमान मलिक की तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पे रहती है। वो पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है किसी ने आज तक नहीं किया, जो कुछ। अच्छा, ये मैं एक अजीब बात करता हूँ कि ये अमेरिका का आदमी नहीं है, ये बरतानिया का आदमी है जी। और बरतानिया जो है उसने बुनियाद रखी थी बर सग़ीर के अंदर इंतशार पैदा करने की। ये तकसीम जो है बर सग़ीर की, इसमें जो तहजीबी यूनिट हैं उनको तकसीम कर दिया गया। अगर पंजाब तकसीम ना होता तो कश्मीर कभी उधर ना होता, कश्मीर उधर होता। सिंध को तकसीम कर दिया, बंगाल को तकसीम कर दिया, उसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया। तो ये बरतानिया ने की हुई सारी बातें हैं जिनका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है। लेकिन बरतानिया अब भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका से ज़्यादा खिलाफ है पाकिस्तान की। और ये रहमान मलिक बरतानिया का आदमी है, अमेरिका का आदमी नहीं है। बरतानिया में इसकी प्रॉपर्टी है, बरतानिया में इसकी खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी बरतानिया में, जिसको ये डिनाई करता रहा है। ये इसको इसके पास दोहरी शरीयत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करे और उसके खिलाफ फैसला करे। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला हैं, दाखिला के हवाले से अमूर तो वो संभाल नहीं सके। अब उनके अपनी शहरियत का मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट फरानाज इस्फहानी वाला सलूक फौरी तौर पर रहमान मलिक साहब के साथ करती है या नहीं। यानी नाज़रीन, अब यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। रूहानी स्कॉलर हाफिज मियां नूरानी कहते हैं, सुनो, देखो, जानो और फिर मानो। इस्तिखारा, हर परेशानी से छुटकारा। इस्तिखारे का तरीका हमसे पूछकर खुद करें या हमसे करवाएं। आपके मसाइल और उनका रूहानी हल कुरानी आयात, इसमें आज़म और लौह के जरिए किया जाता है। अपने हर मसले के हल के लिए एक फोन कॉल करें या खुद तशरीफ लाएं। लौहे शरफे मुश्तरी रिश्तों के मसाइल और घरेलू मसाइल के लिए मुफीद है। आज ही रूहानी स्कॉलर हाफिज मियां नूरानी से इन टेलीफोन नंबर्स पर राबिता करें। 042-350-80482, मोबाइल 0333-4388-230, 0300-4653-733। पता है सेंट्रल पॉइंट चौक, गुलबर्ग 3, लाहौर, पाकिस्तान। वक्त के साथ रहिए। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कारोबार आज नहीं है, तकरीबन हफ्ता हो गया काम नहीं है। आम आदमी जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कोई अपना कर्जा उठा के गुजारा कर रहा है। जो मैं मेहनत करता हूँ अपनी ड्राइवरी के पैसे, उसमें से कभी 150 कम हो जाते हैं। हड़तालों की आड़ में माशी कत्लेआम का शिकार भी तो आम आदमी ही होता है।
आदमी। देखिए हर हफ्ते की रात 10:05 पर। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक से हम वापस आए हैं तो अमरीकी सफ़ीर के हवाले से खबर शामिल करेंगे जो कि एक अहम खबर है। और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल हैं, एहसास नहीं था, बतौर सफ़ीर पाकिस्तान में लोगों को जान से मारना होगा, ये कहते हैं अमरीकी सफ़ीर कैमरन मंटर। और जो सफ़ीर हैं वो ड्रोन हमलों से खुश नहीं। अमरीकी अखबार के करीबी साथी के हवाले से रिपोर्ट, ड्रोन वॉर से शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, बरतानवी अखबार गार्डियन ये लिखता है। और साथ ही साथ अगर अगली खबर हम शामिल करें तो वो भी अमरीकी सफ़ीर ही के हवाले से है कि डॉक्टर शकील को रिहा किया जाए, ये मुतालबा अमरीकी सफ़ीर ने रखा। और वाशिंगटन हमारे अदालती निज़ाम का एहतराम करे, ये कहती हैं हमारी वज़ीर ख़ारजा यानी हिना रबानी खर। मंटर ने हिना खर से मुलाकात में अमरीकी महकमा ख़ारजा का पैगाम पहुँचाया। शकील अफरीदी हमारा शहरी है, अदालत ने सज़ा सुनाई, मुतालबा मुस्तरद करते हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा। सर, दोनों खबरों को आप किस तरह से देखेंगे? अमरीकी सफ़ीर का किरदार बात है जी कि ड्रोन हमले ड्रोन ख्वाब की तरह है। मैं समझता हूँ जो इंसान है वो इस तरह के हमले की मुखालफत करेगा। भाई आप एक टारगेट को हिट करते हैं, उसके साथ बेगुनाह मारे जाते हैं। क्या बच्चे जो हैं वो दहशत गर्द हैं? क्या औरतें दहशत गर्द हैं? ये कितना बड़ा जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि अगर 2-4 बंदे मार भी लिए होंगे उन्होंने, जो उनका टारगेट है, तो उसके साथ जो 20-200 बंदे और मर गए होंगे, तो ये तो बड़ी जाती है। एक इंसान की कितनी कीमत है। अमेरिका एक अपनी अमेरिकी बिल्ली को बचाने के लिए भी पूरी स्टेट को लगा देता है। बिल्कुल सही। तो हम तो क्या मक्खी मच्छर हैं? क्या हम कुत्ते बिल्लियां हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? एक इंसान जो है, वो मेरा अब्बा, मेरा सोना अब्बा मुझे एक शेर सुनाता था, वो कई 50-60 बरस ज़्यादा हो गए, कि खुदा की कसम है ये सारी ज़मीन एक अदना सी जान के बराबर नहीं। ये सारी ज़मीन जो है एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती है। अच्छा, क्या पाकिस्तानी जो है वो इंसान नहीं है? अमेरिका का कानून अमेरिकियों के लिए मुख्तलिफ है और अमेरिका से बाहर आलम इस्लाम के लोगों के लिए मुख्तलिफ है। तो ये बड़ी जाती है। और फिर देखिए, आपके अंदर भी ये एहसास पैदा हुआ होगा कि जो मंटर की पॉलिसी है वो क्या है। इस वक्त अमेरिका घिरा हुआ है अजीब तरह की सिचुएशन में, यानी उसके गले में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि ना निगलते बनती है ना उसको उगलते बनती है। अब वो पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में उसकी शिकस्त यकीनी है। लेकिन वो अपनी एक जो धौंस है, जो आकाई है अपनी, जो गुलाम रखना चाहता है पाकिस्तान को, वो भी कायम रखना चाहता है। वो अफगानिस्तान को भी अहमियत देता है पाकिस्तान पर। देखिए, हर मौके पर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका का साथी था पाकिस्तान, लेकिन हर मौके पर पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती को नीलाम किया, हमारी दोस्ती को जलील किया और हमें बर्बाद किया। यानी आप देखें कि रूस के खिलाफ यहाँ से हमारे अड्डों से तैयारे भी बाकायदा जाते रहे जासूसी के लिए, और हमें नुकसान हुआ उसका, क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया उन सारी करारदादों को जो पाकिस्तान के हक में थी। नुकसान हमें हुआ, लेकिन अब फिर अमेरिका भारत के साथ लगा हुआ है, इसलिए कि अमेरिका के दिल में भारत दुश्मनी का एक बीज है। खा वो इसराइल के मुकाबले में मशरक़ वस्ता अरबों को, या बरसगीर में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का हो, तो वो मुसलमानों का दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, इसलिए उसने रूस के दोस्त भारत को कबूल कर लिया है और अपने दोस्त पाकिस्तान को उसने कबूल नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक, पॉलिसी उसकी बड़ी मुख्तलिफ है। अब देखें ना, आपने फरमाया था ना कि इसको करें। अब एक तरफ तो कहता है वो ड्रोन हमले जो हैं वो ठीक नहीं, और फिर कहते हैं डॉक्टर शकील को रिहा किया जाए। भाई तुम मामे लगते हो डॉक्टर शकील के? सर, वो इंसानी हमदर्दी की डॉक्टर शकील हमारा शहरी है जी, हमारी अदालतों ने उसके खिलाफ फैसला किया। भाई तुम कौन हो? तुमने हमारी डॉक्टर आफिया के खिलाफ 83 साल जुर्म में बेगुनाही जी, उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसको तुमने 83 साल कैद की सजा दी। हम बोले किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने, जो अमेरिकी सफ़ीर होता है पाकिस्तान में, अमेरिकी सफ़ीर पाकिस्तान जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर है, वो हमारे सफ़ीर जो हमारे मुल्क में है उससे ज़्यादा अमेरिका का हामी होता है। हुसैन हक्कानी कौन था? हुसैन हक्कानी जो था वो अमेरिका का आदमी था, और वो मंटर से भी ज़्यादा खैरखा था अमेरिका का। आप अल्लाह ना करें, हुसैन हक्कानी मंटर से भी ज़्यादा खैरखा। मंटर ने कुछ तो इख्तलाफ कर लिया अपनी रियासत से, हुसैन हक्कानी ने नहीं किया। हुसैन हक्कानी अमेरिका का सफ़ीर था,
पाकिस्तान का सफीर नहीं था। तो अब देखें ना, डॉक्टर शकील को क्यों रिहा किया जाए? तुम कौन होते हो? हाफिज सईद के बारे में हमारी अदालतों ने फैसला किया, उसको बरी कर दिया। तुम कौन होते हो? हेनरी क्लिंटन, भारत में ठहर कर तुम ये बयान देती हो कि हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दिया जाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कोई जिसको अदालत सजा देती है उसको कहें हम के छोड़ दो उसे। ये कितनी ज़्यादती की बात है। बस हमारे मुल्क में कुछ लोग सब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारे अपने लोगों की वजह से हो रहा है, जो कहने को सिर्फ पाकिस्तानी है लेकिन दिल से पाकिस्तान को ना तो वो महसूस करते हैं और ना ही वो मजबूत करना चाहते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। बात होगी कुछ करप्शन के हवाले से, और एक ऐसी करप्शन जो कि इंतहाई मकरूह किस्म की थी, यानी हज करप्शन केस। हामिद सईद काज़मी, राव शकील, आफ्ताबुल इस्लाम पर फर्द जुर्म आयद अहमद फैज़ इश्तिहारी करार दे दिए गए। साबिक वफाकी वज़ीर समेत तीनों मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार, इस्तगासा के 10 गवाह शहादत कलमबंद कराने के लिए 5 जून को तलब। आप क्या समझते सर इस केस में हामिद सईद काज़मी साहब का किरदार? वो खुद को बेगुनाह करार देते हैं। मैं हामिद सईद काज़मी को नहीं जानता ज़्यादा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस हज स्कैंडल में वो मुलव्विस होगा। अच्छा, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म का बेटा अब्दुल कादिर गिलानी में मुलव्विस है, और अब्दुल कादिर को बचाने के लिए हामिद सईद काज़मी को जेल में रखा हुआ है। एक मरतबा हामिद सईद काज़मी ने जो बयान दिया था कि जब तक वज़ीर आज़म गिलानी है उस वक्त तक मैं जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका बाहर आना जो है वो उसका मतलब है कि वज़ीर आज़म गिलानी के बेटे को, अब्दुल कादिर गिलानी को शामिल तफसील किया जाए। उसका दूसरा बेटा जो है मूसा गिलानी, वो जो अंदर से फ़िरौन गिलानी है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर उसके खिलाफ स्कैंडल बन गए। अच्छा, अब देखें आप कि जरदारी की मैं हिमायत नहीं करता जी। मैं जरदारी को पाकिस्तान के लिए कोई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सदर भी नहीं समझता। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो कुछ ऐसा कर जाता कि तारीख में उसका नाम होता, लेकिन जी हसरत ही है। लेकिन जरदारी के किसी बेटे और किसी बेटी के खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं है। अच्छा, अब तक आप देखिए कोई स्कैंडल नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन वज़ीर आज़म गिलानी के दोनों बेटों और एक बेटी और एक एहलिया के खिलाफ भी स्कैंडल्स हैं। जी बिल्कुल, नैज़ साहब इस हवाले से बात करते हैं कि किस किस के कहाँ स्कैंडल्स हैं, और जरदारी साहब को जो क्रेडिट दिया न्याज़ी साहब ने कि उनके बच्चों के अभी तक कोई करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं, इस वाले से प्रोग्राम में बात होती रहेगी। हकीकत है, इस वाले से बात होती रहेगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम में आपको कहते हुए आपको ये कहेंगे कि आप प्रोग्राम में हम कॉल मिला सकते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर देखिए, और इसके अलावा आपके लिए एक बार फिर बता देते हैं 36312169 इज़ द नंबर टू कॉल हियर, और 042 का कोड ऐड कर लीजिए अगर आप लाहौर से बाहर से कॉल करें। और लाहौर से बाहर से हमारे साथ मौजूद है चकवाल से ताशफीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे ताशफीन? जी ये रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आप मेहरबानी किया करें, न्याज़ी साहब को रोज ही बुलाया करें। अच्छा, ये मेहरबानी जी, ठीक है, कह रहे हैं न्याज़ी साहब को रोज बुलाया करें। जो बातें करते हैं वो बिल्कुल दिल की और हमारी उसके एहसासात के मुताबिक बात करते हैं, एहसासात की तर्जुमानी करते हैं आपकी। और ताशफीन क्या कहना है? ये कहना था जी, एक चैनल जो है वो एक अमन की आशा के नाम पर एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है जी। 80 साल का बूढ़ा शख्स, उसको सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो 4-5 के पैरोल पर उसने रिहा किया है, और उसकी आजादी के बदले में अब हमारा जो 28 पाकिस्तानियों का कातिल है वो सरबजीत सिंह जी, उसकी राय में अब हमारे यहाँ के जो अंसार बर्नी साहब वो बड़े एक्टिव हो गए जी। इसके बारे में जरा न्याज़ी साहब से कमेंट करवा देंगे कि ये बदले के बदले ऐसे ही बनते हैं। बहुत शुक्रिया ताशफीन। अच्छा, ये देखिए कि हमारे डॉक्टर खलील चिश्ती साहब को रिहा किया गया, वो बेगुनाह थे, उनको इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरबजीत पे तो ये साबित हो चुका है कि वो इतने पाकिस्तानियों का कातिल है, जैसे कि इन्होंने सवाल उठाया। अदले का बदला बताइएगा इस तरह। देखिए, डॉक्टर खलील का बयान जो है जी, वो सिर्फ देख लिया जाए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। डॉक्टर खलील ने जो कहा है कि इंडिया जाने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो मोहतात रहें, इंडिया न जाएं, क्योंकि इंडिया में जो लोग होते हैं उनको फंसाया जाता है। अच्छा, फौरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ गद्दारी की FIR दर्ज करा के उनको खुफिया एजेंसियों के हवाले कर दिया जाता है, और 5 साल तक वो एजेंसियां जो हैं वो सिविल अदालत में नहीं भेजती उनको, उनका किबाड़ा हो जाता है। डॉक्टर खलील जो इतना बड़ा साइंसदान है, मैं ये बड़े अदब से कहता हूँ, उस आदमी का चेहरा जो है वो बड़ा अच्छा है, मगर वो नॉर्मल आदमी नहीं है। यानी वो क्या अपनी माँ की इयादत के लिए,
अपने भाई से मिलने के लिए उसको एक मुकदमे में फंसा दिया गया और फिर वो अदालतों में गलता फरता रहा। हमारे सफ़ीर ने कोई कुछ नहीं पूछा। हमारी हुकूमत यहाँ तो रहमान मलिक खड़ा होता है एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करने के लिए कि भाई ठीक है हम उसकी रिहाई के लिए कुछ कर तो नहीं सके मगर ये क्रेडिट ले लें, ये हमारी हुकूमत का अंदाज है। तो अच्छा, भारत ने सर मतलब के बगैर तो नहीं ना रिहा किया? देखें खामोशी से। देखिए सरबजीत सिंह को अगर रिहा किया जाता है तो ये बड़ी ज्यादती होगी। मैं उससे पहले ही एहतजाज करता हूँ इस पर। अब देखें कि हमारा वज़ीर कानून फारूक नाइक, उसको शर्म ना आई कि वो झंडे वाली गाड़ी पर चला और जहाँ इस्लामाबाद से कोट लखपत लाहौर आकर उसको मिला। उस कन्फर्म दहशतगर्द को जिसको हमारी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट तक ने सजाए मौत दी है उसको, लेकिन फिर प्रेशर पड़ा अवाम का और वो नामुराद वापस चला गया। एक वज़ीर कानून का क्या हक है कि वो कानून की इतनी खिलाफ वर्जी करे कि यहाँ आकर वो एक यानी मुसलमान दहशतगर्द को मिले आकर। ये कितनी बड़ी जाती। इससे पहले इंसार बर्नी जो बड़ा हकूक़ इंसानी का चैंपियन बनता है और वो बहरी जहाज़ों पर कज़ाक हैं, उनके साथ पता नहीं उसकी क्या डीलिंग है, उसने कश्मीर सिंह को जो दहशतगर्द था उसको रिहा करवाया। उसने जाके बयान बदल लिया। जी मैंने बिल्कुल आप ठीक कह रहे। मैंने जो जुमला लिखा था कि हम कश्मीर तो आज़ाद करा नहीं सके, हमने कश्मीर सिंह को आज़ाद करा लिया। खुश हो गए इसी बहाने, इसी दिलासे में। सिर्फ एक जुमला आशा बीबी जरूर के झंडे वाली गाड़ी में खुद ड्राइव करते हुए अंसार बर्नी जो है उसको वागे तक लेकर गया। ये कितनी बड़ी बेगैरती है। फारूक नाइक जो है वो उसके बाद सेनेट का चेयरमैन बनाया गया, शायद इसी खुशी में बनाया गया हो। सेनेट का चेयरमैन जो है वो काम में काम सदर में होता है और ये बहुत बड़ी जाती है। इसमें अमन की आशा के जो गीत गाने वाले लोग हैं वो ये देख लें कि ज्यादा दिए और मोमबत्तियां पाकिस्तान वाली तरफ ही जल रही हैं और पाकिस्तानियों के अलबत्ता उस पर दिल जल रहे हैं जो भारत की जानिब से सलूक किया जा रहा है और भारत खामोशी से अपनी पॉलिसी चल रहा है और उसमें कामयाब हो रहा है अपनी चालों में। लिखा है कि ये जो शमें जलाई जा रही हैं, इन शमों की आग जो है वो हमें जलाकर राख कर देगी, क्योंकि भारत के साथ दोस्ती जो है वो एक ऐसी आग है कि जो हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। मगर ये बड़ी खौफनाक आग है, इससे बचना चाहिए। और ये डॉक्टर खलील ने भी कहा है कि भारत के साथ दोस्ती की बातें करने वालों सुनो, अमन की आशा चलाने वालों सुनो कि तुम भारत जाओ, तुम मोहतात रहो कि वो किसी पाकिस्तानी के साथ कोई अच्छा सलूक करने के लिए तैयार नहीं है। तासुब से भरी कौम है। सजाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सजाद, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं भावलपुर से बोल रहा हूँ। जी सजाद। जब से पाकिस्तान बनने के बाद बाबा क़ायद आज़म ने कहा भावलपुर वालों को कि आप हमारे साथ मिल जाएं, ला इलाहा पे मुल्क बनाए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपको भावलपुर को सूबे का दर्जा दिया जाएगा। किसने कहा? ये बाबा क़ायद आज़म ने। आज तक ये ना ही ला इलाहा पे मुल्क नजर आ रहा है ना ही वो बाबा क़ायद आज़म। तो इसका मतलब ये हुआ जब शुरू से ही ये झूठ चल रहा है, क्योंकि बाबा क़ायद आज़म हमारे साथ झूठ बोल के गए और आज जो है ना ये लोग हम क्यों कि मजबूरन हम हिंदुस्तान आज टोटली आजाद कश्मीर में। कल सजाद बहुत शुक्रिया, भावलपुर से आपने कॉल की, लेकिन हमारे कायद के फरमान और उनके उसूलों को इन लीडर्स ने शर्मिंदा कर दिया है और उनकी रूबी यकीनन इस हाल पे बेचैन होगी। खलील हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम खलील। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी खलील। सबसे पहले तो मैं जनाब नेज़ी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करूंगा। जी वालेकुम सलाम। और मैं दरख्वास्त करूंगा नेज़ी साहब से कि मैं बहुत अरसे बाद मैं जो है ना आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मैं आपके तज्जियात को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, गौर से पसंद करता हूँ और आपके तज्जियात तमाम तर हकीकत के इंतहाई करीब तरीन होते हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया खलील। जी जी, मैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक तो आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, ये सवाल करूंगा कि हमारा जो जिला मियांवाली, जिला भक्खर और ये जो है मतलब सरहदी इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगते हैं, क्या इनमें आपको कहीं नजर आता है अलग सूबा बनाने का कोई वो मतलब पब्लिक ओपिनियन मौजूद है इनमें? और दूसरा सवाल मेरा होगा ये कि क्या हमारे जावेद हाशमी साहब और इमरान खान जो हैं आपस में, इनका कहीं आपस में करूरा आपको मिलता नजर आता है या अनकरीब ये फिर बागी हो जाएगी? बहुत शुक्रिया खलील, आपके सवाल का जवाब नेज़ी साहब जरूर देंगे। अमीन हमारे साथ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आपकी तवज्जो साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल की तरफ कराना चाहता हूँ जी, जिन्होंने कराची को पेरिस बना दिया। पूरी दुनिया ने उन्हें अप्रिशिएट किया और नंबर 1 मेयर का खिताब दिया। ठीक, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे इदारों ने उन्हें कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया। क्या इसलिए कि वो महाजिर हैं?
या ये तमाम बातों की वजह से एहसास महरूमी नहीं बढ़ रहा और सुबह महाजिर की तहरीक जोर पकड़ रही है? शायद यही वजूहात हैं, तो आवाम को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीन। कराची से आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट उनके कामों की वजह से सभी उनको करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके सताइश की जाती है जो कराची में उन्होंने तरक्याती काम करवाए, और ऐसी कोई बात नहीं है कि महाजिर होने की वजह से उनसे कोई इम्तियाजी सलूक कभी किसी भी सतह पर बरता गया हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुहाजरत, हिजरत तो जरूरी है जी। हिजरत तो परिंदों और पैगंबरों की सुन्नत है। जो हिजरत नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। कि अच्छा वही रहा जो वतन से निकल गया, जो वतन छोड़ता है, जमीन छोड़ता है, अपना ठिकाना छोड़ता है, तो फिर ये जो अटैचमेंट है, ये डिटैचमेंट के बगैर अटैचमेंट जो है वो अधूरी है। लिहाजा ये बात होनी चाहिए जिंदगी में कि वो हिजरत करे। हिजरत और हिजर दोनों एक तरह की चीजें हैं कि हिजर अच्छी है विसाल से और हिजरत अच्छी है हम वतनी से, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिजरत को सियासी नहीं होना चाहिए। ये जलावतनी जो है, जलावतनी और हिजरत में फ़र्क है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। एक बात मैं करूँगा कि मतलब भावलपुर के बारे में जो बात की मेरे भाई ने, उसका लहजा तल्ख था। ये नहीं भाई सूबा बनने से कोई मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा यहाँ ज़िले बनते थे, कहते थे ज़िला बनेगा तो ये हो जाएगा। ज़िले बने, मियाँ वाली जिले की तहसील थी, बक्कर जिला बना है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो सूबे बनाए जा रहे हैं सियासी तौर पर। वज़ीर आज़म गिलानी कहता है कि मेरे बेटे जो हैं वो सराइकी सूबे के वज़ीर आला बन जाए, वहाँ पर गवर्नर होंगे, वज़ीर होंगे, IG होगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा। तो इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ये जो तलखी पर उतरे हुए लोग हैं, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि इन लोगों को देखना ये चाहिए कि ये अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करें कि हुक्मरान इनके मसाइल हल करने पर मजबूर हो जाएं, तब कोई बात बनेगी। बिल्कुल ठीक। मैं भावलपुर सूबे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनूबी पंजाब के सूबे के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबे जो हैं वो अवामी अंदाज में बने, इंतकामी अंदाज में न बने, इंतजामी बुनियादों पर बने, इंतकामी बुनियादों पर न बने, और वो लोगों के लिए बने, हुक्मरानों के लिए न बने। अच्छा, एक और सवाल जो उन्होंने किया था आपसे, उसको मुख्तसरन बताइएगा नैस साहब के जावेद हाशमी साहब और इमरान खान साहब। जावेद हाशमी और इमरान खान के दरमियान एक फासला नजर आता है अब। हाँ, जावेद हाशमी ने पिंडी में कहा कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसका सामना मुझे नून लीग में था, उसी ब्यूरोक्रेसी का सामना मुझे तहरीक इंसाफ में है। अच्छा, जावेद हाशमी साहब को अब किसी किस्म का पछतावा होगा कि उन्होंने क्यों? मैं समझता हूँ, ये मेरे ख्याल में एक बात है कि नून लीग को भी नुकसान हुआ जावेद हाशमी के जाने से, लेकिन जावेद हाशमी को भी नुकसान हुआ नून लीग छोड़ने से। बिल्कुल। अच्छा, कभी भी तहरीक इंसाफ में वो माहौल नहीं पा सकेगा जावेद हाशमी जो उसके दिल में है। जो नून लीग में उसके लिए मुश्किलें थी, वही तहरीक इंसाफ में मुश्किलें। वहाँ भी पार्टीबाजी है, वहाँ भी ग्रुपिंग है, वहाँ भी इमरान खान के साथ एक पीपल्स पार्टी में भी है। पीपल्स पार्टी में फरियाल तौलपुर नाकाम हो गई है पीपल्स पार्टी के अंदर के खलफशार और इंतशार को खत्म करने के लिए। ये तो है, बस मैं समझता हूँ कि एक की जगह पर दो आदमी हैं और दोनों आदमियों के एक ही मुतालबा है, तो आप क्या करेंगे? तो अच्छा, मियाँ वाली में सूबा बनने के लिए कोई तहरीक नहीं है। मियाँ वाली को ये सराइकी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली में पठानों की तहजीब का असर भी है, वहाँ पश्तो का भी असर है, सराइकी का असर भी है। तो इस तरह ना करें कि तकसीम कर दें मुल्क को इतने सूबों में, इतनी इकाइयों में, कि जो बात पाकिस्तानियत की है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए, उनको तकलीफ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में नाज़रीन आप शामिल करेंगे कि कॉलम में किसने क्या लिखा। नाज़रीन शामिल करेंगे एक बेनियाज सा कॉलम, बेनियाजी के उन्वान के तहत डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब ने लिखा है और टाइटल है इसका आज के जमहूरियत की फतह या जरदारी सियासत की फतह। वज़ीर आज़म गिलानी बगैर सोचे समझे बोलते हैं, वो जो सोच समझ कर बोलते हैं वो भी ऐसा ही होता है, बल्कि ऐसा वैसा होता है। मुझे तलागंग से अमीर सुल्तानगंज ने फ़ोन पर बड़े गुस्से से कहा कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान है, अमरीकी माफ़ी से सलाला चेकपोस्ट के शहीद फौजी जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। इस लग़्व और शर्मनाक बात पर क्या तबसरा किया जाए। एक ज़रबुल मिसल थोड़ी सी तरमीम के साथ अर्ज़ है, पहले बात को तोल गिलानी, फिर भी ना मुंह से बोल। और इसके साथ ही साथ लिखते हैं न्याजी साहब कि उनका एक बयान ये भी है कि स्पीकर असेंबली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजना था, मगर उन्होंने जज बनकर इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये जमहूरियत की फतह है, और ये फतह है सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत की। लोग सियासतदान और एंकर पर्सन जो सदर जरदारी के खिलाफ थे, अब उनकी तोपों का रुख वज़ीर आज़म गिलानी की जानिब हो गया है।
सर इसमें तो आपने वैसे और भी जो सारी डिटेल के साथ बातों का जिक्र किया हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म गिलानी से लेकर सदर आसिफ अली ज़रदारी की सियासत तक, तो अब आप ये बताइएगा कि अब जो सिचुएशन डेवलप होती नजर आ रही है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म गिलानी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे आगे जाके या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म वो रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, वो वज़ीर-ए-आज़म है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा। इन लोगों का होना न होना बराबर है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ हुक्मरान नहीं करते हैं और हुक्मरानी में भी करप्शन करते हैं। ये नाअहल लोग हैं, ये नालायक लोग हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के मनसब के अहल लोग नहीं थे। इनके साथ जो कुछ करना चाहिए था वो आवाम को करना चाहिए था, और जो कुछ हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं वो भी नहीं कर सकी इनके साथ। देखें आज स्पीकर असम्बली, जिसको मैं औरत के तौर पर अच्छा, वो सुपर औरत है, वकार वाली औरत है, लेकिन अब वो एतबार वाली औरत नहीं रही, क्योंकि उसने अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, उसने जरदारी के साथ वफादारी निभाई है। उसने अपने शौहर जुल्फकार मिर्जे को ठिकाने लगाया जरदारी के कहने पर, अब वो वज़ीर-ए-आज़म को भी ठिकाने लगाएगी जरदारी के कहने पर। और मैं ये एक बात करूँ आपसे कि जरदारी कभी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को दिल से पसंद नहीं करता। उसकी नफरत बड़ी गहरी और समझ में ना आने वाली होती है। वो अब देखे ना कि पहले लोग जरदारी के खिलाफ थे, तारीखें देते थे उसके जाने की, वो तारीखें हमारी बदकिस्मत तारीख का हिस्सा बन गई हैं। अब वो सारे के सारे गिलानी के खिलाफ हो गए, क्योंकि जरदारी का कुछ तो बिगाड़ नहीं सके ये लोग। अब वो कहते हैं कि जरदारी एक कमज़ोर शिकार है, शायद हो जाए। तो बजट के बाद ये इस्तीफा दे देगा हमारी स्पीकर असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जिसको मैं डॉक्टर संजीदा मिर्ज़ा भी कहता हूँ, लेकिन अब जो उसने फैसला किया है मैं उसको खैर संजीदा मिर्ज़ा भी कहने लगा। सर ये बताइएगा, जरदारी साहब की जो इतनी जहानत और फतानत है, इतनी आला मयार की उनकी सियासत है, ये इन्होंने जेल में रियाजत की है जिसका सिले के तौर पर ये इतनी कामयाब सियासत तो बड़ी है, लेकिन ये आला मयार की सियासत नहीं है, क्योंकि आला मयार की सियासत वो है जो पाकिस्तान की खिदमत के लिए है, पाकिस्तान से वफा के लिए है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए है, वो आला सियासत है। जरदारी की सियासत रिवायती सियासत है। उनके जलसों में इतने लोग क्यों होते हैं? किन के जलसों में? सदर आसिफ अली ज़रदारी और गिलानी साहब के जलसों में। देखो ना, वो तो सबके होते हैं, मौला फजल रहमान के जलसों में भी होते हैं। क्यों होते हैं सर लोग? क्यों पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आ रही? हमारे लोग भेड़ चाल करते हैं ये लोग। देखिए तमाशा देखने के लिए, आप अगर यहाँ एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर तो कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो कौन से लीडर चमकाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अरे ये फितरत है उनकी लोगों की। और कभी फैसला देखिए, अताउल्लाह शाह बुखारी के जलसों में बहुत लोग होते थे, तो वो कहते थे लोग तकरीर तो मेरी सुनते हैं और वोट मेरे मुखालिफ को देते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मैं ये सिर्फ अर्ज करूंगा आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को एहसास करना चाहिए था। अगर उसने नहीं किया तो स्पीकर को करना चाहिए था। मैं उसका फ़र्ज ये था कि वो अदालत के फैसले को आगे रेफर कर देते इलेक्शन कमीशन की तरफ, और इलेक्शन कमीशन में भी 2-3 महीने लग जाने थे इस फैसले में। 2-3 महीने में तो खुद गिलानी इस्तीफा देकर चला जाएगा। तो स्पीकर ने ये कालक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कालक अपने मुंह पर क्यों मली उसने, जबकि सब लोग जो थे वो कहते थे कि फहमीदा मिर्ज़ा, लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा अंदर से बड़ी गहरी औरत है। उसने अपने शौहर को बर्बाद कर लिया। देखे ना, जुल्फकार मिर्ज़ा जो कुरान सर पर रखकर कहता था कि रहमान मलिक गद्दार है, अब वो कहाँ है जुल्फकार मिर्ज़ा? किसने खामोश कराया उसको? फहमीदा मिर्ज़ा ने खामोश करवाया उसको जरदारी के कहने पर। और वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का हशर भी वो कर देगी कि जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी, और वो खुद भी अपना नहीं कर सका हशर। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा करेगी। बिल्कुल ठीक। अब नाज़रीन बात करेंगे इदारिये के हवाले से। नहीं सर, कमेंट ज़रूरी है सर। नाज़रीन इदारिये में बात करते हैं बजट के हवाले से, और साथ ही साथ जो अब कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इदारिये में लिखा है, गवर्नर स्टेट बैंक की बयान करदा कौमी मईशत की बदहाली और आवाम के लिए हुक्मरानों के चकमे, क्या मौजूदा सूरत हाल में बजट को आवाम दोस्त बनाया जा सकता है? गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर कहते हैं कि अब गैर मुल्की अदायगियों के लिए फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है। खदशा है कि आइंदा 2-3 माह में महंगाई मजीद बढ़ेगी। अवाम अब उनके किसी चकमे में आने वाले नहीं। ये इदारिये का में लिखा है, अगर हुक्मरान उन्हें किसी नामालूम रिलीफ के शराब के पीछे लगाना चाहते हैं तो असल हकीकत जानकर फिलवाके हुक्मरान तबकात की गरेबानों तक जा पहुंचेंगे। अगर तो हुक्मरान अपने मौजूदा इक़्तिदार को ही अपना आखिरी इक़्तिदार समझ चुके हैं तो ये अलग बात है, वरना तो उन्हें अवाम के मसाइल के दलदल से निकालने और कौमी मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ठोस और काबिल अमल इक़दाम उठाना होगा। 1 साल रह गया सर, कौन से इक़दाम? देखिए सिर्फ मैं ये करूँगा कि इस मुल्क में जो भी बजट बनता है वो बिल्कुल बेएतबार होता है। कभी बजट के मुताबिक
पैसा खर्च नहीं किया गया, और जो कुछ बजट में बताया जाता है वो असल हकीकत से दूर होता है। एक हमारे मज़ानगार हैं मुश्ताक जोशफी, मैं अपनी बात करने की बजाय उनकी बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी झूठ 3 किस्म के होते हैं, एक झूठ, एक सफ़ेद झूठ और एक आदाद शुमार। अच्छा, आदाद शुमार जो है वो सबसे बड़ा झूठ है। तो बजट तो होते ही आदाद शुमार है, आदाद शुमार का गोरख धंधा। अच्छा, सिर्फ एक जुमला ये कि जनाब ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि 5% जो लोग हैं VIPs हुक्मरान, 5% के लिए 95% बजट, बिल्कुल ठीक। और जो 95% है उनके लिए 5% बजट, और ये 5% जो है वो भी उन 5% के पास है, VIPs के पास, और वो एहसान करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जरदारी कहता है भाई तुम 4 साल में लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सके तो अगले 4 महीने में क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम? और अगर कुछ होगा भी तो ये सियासी होगा, झूठ होगा, फ्रेब होगा, फ्रॉड होगा और मकर होगा। बिल्कुल, और सिर्फ बयानात की हद तक होगा। डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और नाज़रीन इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करेंगे, कॉलर्स का अदा करेंगे जिन्होंने अपनी राय हमारे प्रोग्राम तक और हमारे तवज्जुह से नाज़रीन तक पहुँचाई। कहेंगे आपसे कि अपनी खास दुआओं में हमें मुल्क पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को ख़ास तौर पर याद रखिए। अल्लाह आपका निगहबान हो।